Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn 5 year planning in India. आज हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे. ओके, यहाँ से आज हम लोग जानेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना एवं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में 2 वीडियो डाली है जिसमें मैंने प्रथम से लेकर 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बताया है. उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ओके, आज हम लोग जानेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में. ओके, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक हुई थी. यह योजना 1 अप्रैल 1985 से प्रारंभ हो गई थी. इस योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रखी गई थी. देखिए, अक्सर एग्ज़ाम में आपको डेट पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं किस योजना में किस लक्ष्य को सरकार ने रखा था. ओके, 7वीं योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसे भी हम लोग जान लें. ओके, पहला था साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना. यानी जो हम सोशल जस्टिस करेंगे वह समाज के अनुसार करेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं, उसको कम करना. ओके, तृतीय पॉइंट क्या कर रहा है, देसी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना. यानी जो भी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे सब भारत के बने हुए टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे. और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, 5% वार्षिक विकास की दर प्राप्त करना. ओके, पांचवा पॉइंट में है उत्पादक रोजगार का सृजन करना. यानी ऐसा रोजगार प्रदान करना जो प्रोडक्टिव हो. कृषि उत्पादन, विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना. यह छठा पॉइंट कह रहा है. सातवां पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, निर्यात समृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना. देखिए, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ग्रोथ को भी समझेंगे, इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस को भी जानेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों. आठवां पॉइंट क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना. यानी हम प्रिजर्वेशन करेंगे एनर्जी का. ओके, इसके साथ साथ 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संरक्षण करना. ओके, 7वीं योजना में 5% वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया था. इसे भी आप जानें, कितना रखा गया था, 5%. जबकि योजना काल में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर 1993-94 की कीमतों पर 5.8 की अनुमानित की गई थी. ओके, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 3.7% की रही. कुछ क्षेत्रों में वृद्धि दरें लक्ष्य से कुछ कम रही, परंतु मुख्य क्षेत्रों में समग्र यानी एग्रीगेट जो ग्रोथ था वह सेटिस्फैक्शन रहा, यानी काफ़ी संतोषजनक रहा. ओके, इसे भी आप गौर करें, 3.6 रहा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि. ओके, हम लोग जानेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में. इसकी अवधि कब से कब तक थी, 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक रही. 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ होने की थी, एक्चुअली होने को थी, केंद्र में 2 वर्षों में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल होने से योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं. राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के प्रारूप को 23 मई 1992 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी थी. ओके, यह योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ हो गई थी तथा 31 मार्च 1997 को समाप्त हो गई. इसे भी आप गौर करें, डेट अक्सर पूछे जाते हैं, कब से कब तक यह रहा और यह कब समाप्त हुआ. ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6 रखा गया.
इसे भी आप ध्यान दें। ओके, कितना निर्धारित किया गया था? 5.6। इकोनॉमिक एनुअल जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है वो 5.6 रखा गया था। इस योजना में 7,98,000 करोड़ के कुल परिव्यय का प्रावधान था, जिसमें से 4,34,100 करोड़ का परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए के लिए था। इसे भी आप गौर करें, किस क्षेत्र के लिए था? पब्लिक सेक्टर्स के लिए था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस राशि में से 3,61,000 करोड़ की राशि नए निवेश तथा 73,100 करोड़ चालू खर्च के लिए रखे गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय 4,95,669 करोड़ था। इस डाटा को आप ध्यान देंगे, क्या क्या डाटा यहाँ बताया गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे 8वीं योजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में। 8वीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इसे आप गौर करेंगे, क्या करना था? मानव विकास करना था। इस मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना के जिन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई थी वे निम्नलिखित थे। ओके, इसके उद्देश्यों को हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप जान लें। शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त रोजगार का सृजन करना। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में? प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की प्रभावी योजना द्वारा जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ओके, यानी पहला पॉइंट था रोजगार के स्तर को बढ़ाना। द्वितीय पॉइंट था हम जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो इलिटरेसी था उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना। किस उम्र में? 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य लोगों में। ओके, सभी, चौथा पॉइंट को हम लोग जान लें, सभी गांवों एवं समस्त जनसंख्या हेतु पेयजल तथा टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना तथा मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देना। ये उसी समय 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया था, मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। पांचवा पॉइंट, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात योग्य बचत प्राप्त करने हेतु कृषि का विकास एवं विस्तार करना। यानी खाद्यान्नों में हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भरता करेंगे। आत्मनिर्भर होगा तभी निर्यात भी होगा और तभी बचत भी होगा। ओके, छठा पॉइंट क्या कह रहा? विकास प्रक्रिया को स्थायी आधार पर समर्थन देने हेतु आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई को मजबूत करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कारक लागत पर 1993-94 की कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जिसे हम कहते हैं एनएनपी में औसत वार्षिक समृद्धि दर 6.54% अनुमानित की गई थी, जो योजना के 5.6% के लक्ष्य से 1% बिंदु अधिक थी। उल्लेखनीय है कि 7वीं योजना में औसत जो समृद्धि दर थी वह 5.6% प्राप्त की गई थी। 8वीं योजना में प्रति व्यक्ति एनएनपी में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.6% रही। इसे भी आप गौर करेंगे। ओके, हम लोग जानेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 को हुई थी। देश की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के संशोधित मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी 1999 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। ओके, मूल 9वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया था, किंतु बाद में इसे घटाकर 6.5% कर दिया गया था। ओके,
पहले कितना था 7%, बाद में से क्या कर दिया गया 6.5 कर दिया गया। हम लोग जानेंगे नवी योजना के उद्देश्यों के बारे में। ओके, नवी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित उद्देश्य स्वीकार किए गए। पहला था पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना तथा निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। इन्हें रोजगार तो पैदा करना ही, साथ साथ कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्रायोरिटी देना। सेकेंड था मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना। नेक्स्ट है सभी के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके बाद बताया जा रहा है स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाएं प्रदान करना तथा समयबद्ध तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करना। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। ये तो 7वें में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, सामाजिक मेलजोल और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी द्वारा विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय क्षमता सुनिश्चित करना। आप समझ रहे हैं? ओके, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यकों की को शक्तियां प्रदान करना। ओके, इसके साथ साथ पंचायत राज संस्थाओं, सहकारिताओं, स्वयंसेवी वर्गों, इसे भी आप गौर करें, लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना जिसमें आम जनता भाग ले सके। इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना, सेल्फ रिलायंस होना। ओके, हम लोग जानेंगे नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में और इसके मुख्य फोकस क्या क्या थे नवी पंचवर्षीय योजना के, इससे हम लोग अवगत होंगे। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नवी पंचवर्षीय योजना का जो मेन फोकस था वह क्या था? ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवी पंचवर्षीय योजना में राज्य नीति के 4 महत्वपूर्ण आयाम चिन्हित किए गए थे। इसे भी आप गौर करें। पहला आयाम क्या था, इसे हम लोग जानें। पहला था जीवन की गुणवत्ता। इसके अंतर्गत निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए ऐसे उपायों को शामिल करना होगा जिसके द्वारा निर्धनों की परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके तथा निरंतर विकास हेतु शेष अर्थव्यवस्था के साथ ऐसे क्षेत्रों को बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सके। चूँकि न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं, देखिए रोजमर्रा जीवन में कुछ सेवाएं होती हैं जिसमें होता है स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक शिक्षा तथा आवास में निजी क्षेत्र के प्रयासों की संभावनाएं दिखाई नहीं देती। अतः इस सेवाओं की उपलब्धता के लिए राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाना आवश्यक था। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को भी प्रोत्साहन किया जाना था। द्वितीय पॉइंट को हम लोग जानेंगे, रोजगार संवर्धन। ये क्या है रोजगार संवर्धन? श्रम बहुल क्षेत्रों, उप क्षेत्रों, प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके विकास प्रक्रिया के द्वारा ही रोजगार को बढ़ाया जाएगा। ओके, रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसे भी आप गौर करें। नवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया था क्या? कि रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना। ओके, नवी योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना NEAS को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाना था कि निर्धन के लिए
रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक तथा सुनिश्चित अवसर बढ़ सके। ओके, ताकि वे निर्धनता के मकड़ जाल से बाहर आ सकें। यानी रोजगार के अगर अवसर मिलेंगे तो गरीबी खत्म होगी और लोग जो है वो जो निर्धनता के मकड़ जाल में हैं उससे वो लोग निकल सके। हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन क्या होता है? नवी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के में उन राज्यों में अधिक निवेश किया जाना था जो अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न थे। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना नवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। देखिए, अगर मान लीजिए पिछड़े क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर अगर उद्योग स्थापित करते हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो क्षेत्रीय संतुलन है वह दूर होगी ना, बेशक होगी। ओके, किंतु इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सहायक क्रियाओं का आधुनिकीकरण यही जरूरी नहीं है। आपको कृषि क्षेत्र में भी जो उसके सब्सिडरी एक्टिविटी है उसका मॉडर्नाइजेशन करना इस योजना में भी स्वीकार किया गया। ओके, हम लोग चौथा पॉइंट को जानेंगे, आत्मनिर्भरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। आखिर आप भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा? तो पहला है भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, यानी निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। द्वितीय पॉइंट है विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना बल्कि उसमें कमी भी लाना। अगर लोन ज़्यादा होंगे देश को तो इससे देश को नुकसान होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोन को, विदेशी जो ऋण है उसको कम करना पड़ेगा। हम लोग अगले पॉइंट को जानेंगे, इसे भी आप गौर करें। ये क्या कह रहा है? विवेकपूर्ण बृहद प्रबंध ढांचे भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं के वित्त पोषण हेतु गैर ऋण विदेशी आय पर निर्भरता को बढ़ाना। यानी जो भुगतान संतुलन होंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा दें, उससे आय हम करें। ओके, इसके साथ साथ खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना यह सबसे अहम कड़ी है। और जड़ी बूटियों, औषधियों, मूल के पेड़ पौधे सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण भी करना। ओके, औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये कई आपको आत्मनिर्भरता के पॉइंट बताए गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।